ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया है, और डिफरेंशिएशन प्री रिक्विजिट है इंटीग्रेशन का, बिकॉज इंटीग्रेशन इज बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो मैं हमेशा से इस तरह बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन टेक्स अस फॉरवर्ड। डिफरेंशिएशन, गाड़ी को जब हम फॉरवर्ड गियर लगाते हैं तो गाड़ी आगे जाती है, और जब रिवर्स का गियर लगाते हैं तो गाड़ी वापस पीछे आ जाती है। एग्जैक्टली यही मामला है। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं, और अगर जिस जगह, जैसे हम यहाँ खड़े हुए थे और हम यहाँ आ चुके, तो हम आगे जाने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया। वापस पीछे आने के लिए, वापस अगर हम पीछे आना चाहते हैं, वापस पीछे आने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन टेक्स अस, डिफरेंशिएशन टेक्स अस फॉरवर्ड, एंड इंटीग्रेशन ब्रिंग्स अस बैकवर्ड्स, वापस पीछे ले आता। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? मैं आपको पूरा कंपैरिजन बताता हूँ। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तो पहला जुमला हो। इट इज यूज टू फाइंड अ फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज नोन। क्या मतलब? y को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स आता है। इस dy बाई डी एक्स के हमने तीन नाम देखे। इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसे हम ग्रेडियंट फंक्शन भी कहते हैं, इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी कहते हैं। तो y से dy बाई डी एक्स तक आना ये डिफरेंशिएशन है, और फर्स्ट डेरिवेटिव से वापस y पर आना, वापस y तक आना, ये इंटीग्रेशन है। दिस इज डिफरेंशिएशन एंड दिस इज इंटीग्रेशन। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि y से y को एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, मजीद डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ओरिजिनल फंक्शन से फर्स्ट डेरिवेटिव तक डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव तक अगेन डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर सेकंड डेरिवेटिव को एक दफा इंटीग्रेट करूंगा, अभी मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन कैसे होती है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर सेकंड डेरिवेटिव को एक दफा इंटीग्रेट करूंगा तो एक स्टेप पीछे आऊंगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पता चल जाएगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को एक दफा इंटीग्रेट करूंगा तो ओरिजिनल फंक्शन y आ जाएगा। इसका मतलब कभी मुझे ग्रेडियंट फंक्शन दिया हुआ हो या सेकंड डेरिवेटिव दिया हो और मुझे इक्वेशन ऑफ द कर्व मांगी जाए, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालो, then I have to find that through integration. तो y से dy by dx and dy by dx से d square y by dx square तक जाना, ये डिफरेंशिएशन है। d square y by dx square से dy by dx तक, और dy by dx से y तक आना, ये इंटीग्रेशन है। ये वाजे तौर पे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज d द डिफरेंशिएशन एंड दिस इज i द इंटीग्रेशन। एरोज मैंने प्रॉपर बनाए हुए ताकि आपको समझ आ जाए। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। It is used to find a function when its derivative is known. सही है, ये यूज होता है फंक्शन को निकालने के लिए जब उसका डेरिवेटिव मुझे पता हो। फंक्शन का मतलब है ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व। अगर डेरिवेटिव पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पता है और इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना है, तो डी और डी एक्स पता है और वाई निकालना है, इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। फिर ये बात मैं पहले ही बता चुका, डिफरेंशिएशन टेक्स अस फॉरवर्ड एंड इंटीग्रेशन ब्रिंग्स अस बैकवर्ड्स। क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, तो स्टेप्स भी सारे रिवर्स होंगे। अच्छा, क्या स्टेप्स डिफरेंशिएशन में, क्या स्टेप्स थे पहले उसको रिकॉल करते हैं, फिर उसकी बेसिस पर इंटीग्रेशन के स्टेप्स को देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर जो प्रोसेस है वो क्या है कि फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द पावर विद द कोएफिशिएंट। आपको बताया था जो पावर होती है उसको हम कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद उस पावर को वन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड देन सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर। फर्स्ट मल्टीप्लाई द पावर एंड देन सब्ट्रैक्ट द पावर बाय वन। वन को हम जो है पावर को वन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पावर को क्या करना है? मल्टीप्लाई द पावर एंड देन सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर। सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर, पावर में से वन को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये करते थे ना? अच्छा, अब देखिए, हमेशा याद रखें, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक कैटेगरी है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक कैटेगरी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दूसरी कैटेगरी। डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे होते हैं? डिफरेंशिएशन में हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एम और एस यूज हो रहे हैं, एम और एस डिफरेंशिएशन में यूज हो रहे हैं।
सही है। एम और एस डिफरेंशिएशन में यूज हो रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन में एम और एस यूज नहीं होंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन नहीं यूज होगी, एडिशन और डिवीजन यूज होगी, बट वो भी रिवर्स ऑर्डर। एक तो एम और एस यूज नहीं हो रहे, एक तो ये ऑपोजिट बात हो गई। दूसरी बात, एम और डी जो है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक सिंगल कैटेगरी कहलाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दूसरी कैटेगरी कहलाती है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम पहली कैटेगरी में से एम उठा रहे थे, दूसरी कैटेगरी में से एस उठा रहे थे। अच्छा, इंटीग्रेशन के लिए हम एम और एस तो नहीं उठाएंगे, डी और ए उठाएंगे, बट ऑर्डर भी डी और ए नहीं होगा बल्कि ए और डी होगा। तो ये मुकम्मल देखें चेंज, ये वाली चीज डिफरेंशिएशन थी और ये वाली चीज इंटीग्रेशन। दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज डिफरेंशिएशन। सही है। तो मल्टीप्लीकेशन करते थे, फिर पावर पावर को मल्टीप्लाई करते थे कोएफिशिएंट से, और उसको वन से सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ये डिफरेंशिएशन कहलाती। अब क्या करेंगे, पावर को, पावर में पहले वन ऐड करेंगे और फिर जो नई पावर आई है उसको डिवाइड कर देंगे। आई रिपीट, करके बताऊंगा इंशाल्लाह, अभी सिर्फ जनरल रूल बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन में हम पहले पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया करते थे, पावर को मल्टीप्लाई करते थे और पावर को वन से सब्ट्रैक्ट करते थे। अब क्या करेंगे, पावर में वन पहले ऐड करेंगे और फिर जो नई पावर आई है उसको डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन एंड देन सब्ट्रैक्शन इन डिफरेंशिएशन, addition and then division in integration. This is what is written. Add 1 to the power and then divide the new power. जो पावर में वन ऐड करने के बाद नई पावर आई है उसको नई पावर को डिवाइड कर दें, जो कि कोएफिशिएंट से डिवाइड होगी, जाहिर सी बात है, डिवाइड कर दें। तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे पावर को और फिर पावर को वन से सब्ट्रैक्ट कर देते, मल्टीप्लाई द पावर एंड देन सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर। ओवर हियर ऐड 1 टू द पावर एंड देन डिवाइड द न्यू पावर। अब ये रूल मैंने यहाँ पर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का ये साइन है। और याद रखें, ये जो डी एक्स है ये इंटीग्रल इंटीग्रल ऑपरेटर कहलाता है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में लिखते थे ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ऑफ अ फंक्शन, जो फंक्शन होता था वो लिखते थे और डी अपॉन डी एक्स लिखते थे। और अगर फंक्शन का नाम वाई होता था तो हम कहते थे डी वाई बाई डी एक्स, और फंक्शन का नाम एफ एक्स होता था उसकी डिफरेंशिएशन को हम कहते थे एफ प्राइम है। यहाँ पर अगर मुझे कोई फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन है ए एक्स पावर एन और उसके पीछे इंटीग्रेशन का साइन, तो इसका मतलब है ए एक्स पावर एन को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स पावर एन को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये टी एक्स जो है ये इंटीग्रल ऑपरेटर कहलाता है। तो इंटीग्रेट इंटीग्रेशन का साइन है ये, इस तरह का इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये आपके कैलकुलेटर में बना हुआ भी है, आप देख सकते हैं। नॉर्मली मॉडल्स में होता है, कुछ मॉडल्स में नहीं भी होता वैसे। इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है, फिर ये ए एक्स पावर एन मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है, और डी एक्स का मतलब है वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन में फंक्शन में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये देखिए। ए एक्स पावर एन था, सबसे पहला स्टेप था ऐड 1 टू द पावर। अब देखिए पावर में वन ऐड किया, पावर एन थी, एन में वन ऐड कर दिया, एन प्लस वन हो गया, और जब नई पावर आई है उसको डिवाइड कर दिया, एन प्लस वन को डिवाइड कर दिया। तो ए एक्स पावर एन था, तो ए एक्स पावर एन प्लस वन, पहले पावर को वन से बढ़ाया एंड देन वी हैव डिवाइडेड द न्यू पावर, एन प्लस वन इज डिवाइडेड। अच्छा, अब एक उसूल ये है कि जब भी मैं इंटीग्रेशन करता हूं, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है लिहाजा मुझे प्लस सी लगाने की जरूरत पड़ती है। इसमें दो किस्म के इंटीग्रल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। एक में प्लस सी लेना होता है, एक में नहीं लेना होता है। ये मैं सारे रीजन आपको अभी बताता हूँ, थोड़ी देर मुझे देंगे इंशाल्लाह, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। तो ए एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, पावर को, पावर एन थी, पावर को वन से बढ़ाया, उसमें वन ऐड किया, और जो नई पावर आई उसको डिवाइड कर दिया। तो ऐड 1 टू द पावर एंड देन डिवाइड द न्यू पावर। नई पावर जो है, वन ऐड करने के बाद, पहले पावर एन थी, वन ऐड करने के बाद पावर बन गई एन प्लस वन, इस नई पावर को डिवाइड करके एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया। और प्लस सी क्यों लेते हैं, याद रखें हमेशा इंटीग्रेशन करते हुए हम प्लस सी लेते हैं। इनडेफिनेट में जरूर लेते हैं, डेफिनेट में जरूरत नहीं होती।
अब ये प्लस सी लेते क्यों है, ये जरा समझने की जरूरत। प्लस सी इसलिए लेते हैं कि आपको याद होगा जब डिफ्रेंशिएशन करते थे तो डिफ्रेंशिएशन करते करते एक कांस्टेंट होता था ना जो, वो गायब हो जाता था। मैंने आपको बताया कि अगर लेट सपोज एक्स स्क्वायर है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन 2x होगी, एक्स है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन 1 होगी, 2x है उसकी डिफ्रेंशिएशन 2 होगी, ये हम सीखते थे। बट अगर 5 है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन मैंने कहा था 0, किसी भी कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 होगी। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा था और ओरिजिनल फंक्शन में कोई कांस्टेंट था, जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया होगा तो वो कांस्टेंट क्या हो गया होगा, गायब हो गया होगा। डिफ्रेंशिएशन करने की वजह से वो कांस्टेंट मेरा गायब हो गया होगा। सही है, डिफरेंशिएशन करने की वजह से वो कांस्टेंट गायब हो गया होगा। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कांस्टेंट क्या, कौन सा कांस्टेंट गायब हुआ था। भाई 5 गायब हुआ था, 10 गायब हुआ था, 15 गायब हुआ था, 20 गायब हुआ था, मुझे क्या पता। और हो सकता है कोई कांस्टेंट ओरिजिनल फंक्शन में हो ही ना जो गायब हुआ हो। तो वेदर देयर वाज अ कांस्टेंट ओरिजिनली और नॉट, whenever we are integrating we have to take plus। जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे हमें प्लस सी लेना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है डिफरेंशिएशन करते वक्त, डिफरेंशिएशन करने की वजह से जो फंक्शन मेरे पास इस वक्त मौजूद है उसमें एक कांस्टेंट गायब होके वो मुझे फंक्शन नजर आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट था और अब गायब हो चुका। तो अब कौन सा कांस्टेंट था, कौन सा कांस्टेंट था, गायब हुआ या नहीं हुआ, था भी या नहीं था, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन एक उसूल के तौर पे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं लिख दूंगा प्लस सी के भाई शायद कि कोई कांस्टेंट ऐसा हो जो कि गायब हुआ हो, तो अब वो मैं प्लस सी की फॉर्म में वापस लिख रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर ओरिजिनली कोई कांस्टेंट था, वो तो एक नंबर था ना, प्लस सी थोड़ी था, वो नंबर होना चाहिए, प्लस सी क्या है। तो भाई कुछ डाटा ऐसा गिवन होगा जिसकी बेसिस पर आप प्लस सी निकाल सकते हो। बट अगर आप इंटीग्रेशन करते हुए प्लस सी लिखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि प्लस सी निकालना है। अगर आपने इंटीग्रेशन की और आपने प्लस सी लिखा ही नहीं तो आपको फिर याद ही नहीं होगा कि प्लस सी निकालने वाली चीज भी है। तो उसूल ये याद रखना है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। लिहाजा इंटीग्रेट करते वक्त अगर वो कांस्टेंट वापस मुझे लेकर आने हैं तो क्या वो ओरिजिनली कांस्टेंट थे, वहां पर कांस्टेंट की जगह कुछ जीरो लिखा था, मतलब कुछ भी नहीं था, या कोई नंबर था, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर था। तो मैं जब भी इंटीग्रेट करूंगा तो मैं उसूल के तौर पे हमेशा प्लस सी लिखूंगा और फिर कुछ डाटा एग्जामिनर मुझे देगा जिसकी बेसिस पे मैं प्लस सी निकालूंगा और मेरे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व आ जाएगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन करते वक्त प्लस सी का लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपके मार्क्स की पेनलाइजेशन का सबब हो जाता है। अच्छा, अब हम वापस एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, फिर मैं वापस नीचे की तरफ आता हूँ। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी भाई, कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। थोड़ा सा रिकैप और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, ये पहली बात। अच्छा भाई, रिवर्स प्रोसेस से क्या मुराद? रिवर्स प्रोसेस से मुराद ये है कि डिफरेंशिएशन आपको आगे ले जाता है, और जब गाड़ी आगे चली जाए तो पीछे आने के लिए रिवर्स का गियर लगाना पड़ता है। लिहाजा डिफरेंशिएशन हमें आगे ले जाती है और इंटीग्रेशन जो है वो हमें वापस पीछे ले आता है। डिफरेंशिएशन टेक्स अस फॉरवर्ड, इंटीग्रेशन ब्रिंग्स अस बैकवर्ड्स। डिफरेंशिएशन पावर को मल्टीप्लाई करना होता है, जो पावर होती है उससे कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उस पावर को 1 से सबट्रैक्ट कर देते हैं। इंटीग्रेशन में जो पावर ऑलरेडी मौजूद होती है उसमें 1 ऐड करते हैं और जो नई पावर आती है उससे डिवाइड कर देते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज डिफरेंशिएटेड द ग्रेडियंट फंक्शन इज ऑब्टेन्ड। वी ऑल नो दैट y को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx आता है। क्या मतलब है भाई? जब इक्वेशन ऑफ द कर्व डिफरेंशिएट होती है, मतलब y को जब डिफरेंशिएट करते हैं, y तो इक्वेशन ऑफ द कर्व है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें ग्रेडियंट फंक्शन मिलता है, और ग्रेडियंट फंक्शन को हम dy/dx कहते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये बात हम जानते हैं। अगला पॉइंट, व्हेन द ग्रेडियंट फंक्शन इज इंटीग्रेटेड। ग्रेडियंट फंक्शन जब इंटीग्रेट करेंगे तो पीछे आएंगे। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ऑब्टेन्ड। ग्रेडियंट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ग्रेडियंट फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर मुझे इक्वेशन ऑफ द कर्व हासिल हो जाएगा। However, to obtain the constant of integration, अब जब आप पीछे आ रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमेशा आपने याद रखना है कि आपने प्लस सी भी लेना है। उस प्लस सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं उसे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं कि इंटीग्रेशन करने की वजह से एक कांस्टेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है?
क्योंकि डिफरेंशिएशन करते वक्त अगर कांस्टेंट गायब हुआ था, हमें नहीं पता गायब हुआ था या नहीं हुआ था, ज्यादा चांसेस है कि गायब हुआ होगा। नहीं भी था कांस्टेंट और कुछ भी गायब नहीं हुआ था तो भी मसला नहीं है, तो भी प्लस सी लेना है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो गायब हुआ था अब वो आ जाएगा। अब उसको मतलब उस जो डिफरेंशिएशन करते हुए कांस्टेंट गायब हुआ था अब वो इंटीग्रेशन करते हुए वापस आना चाहिए। तो इसीलिए when the equation of the curve is obtained, when the gradient function is integrated, the equation of the curve is obtained. However, to obtain the constant of integration, the coordinates of a point on the curve must be given. तो पहली बात क्या है भाई, जब ग्रेडियंट फंक्शन इंटीग्रेट होता है तो इक्वेशन ऑफ द कर्व आता है और साथ साथ प्लस सी भी आता है। तो टू ऑब्टेन द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जो प्लस सी लिया है उसको ऑब्टेन करने के लिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व मस्ट बी गिवन, मतलब एक्स कॉमा वाई मुझे दिया हुआ होना चाहिए। एक पॉइंट जो कर्व पे लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होने चाहिए, तब जाके मैं प्लस सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो प्लस सी जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जा रहा है उससे निकालने के लिए मैंने कहा था एग्जामिनर कुछ डाटा देगा। वो डाटा क्या होगा, वो डाटा होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दैट लाइज ऑन द कर्व, मतलब एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करके वाई तक पहुंचा हूं तो अब जो मुझे नजर आ रहा होगा मेरे सामने वो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स नजर आ रहा होगा। तो एक्स कॉमा वाई, जब मैं एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई डालूंगा तो प्लस सी की वैल्यू निकल जाएगी। उस वैल्यू को निकालने के बाद वापस मैं इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व कंप्लीट फॉर्म में हासिल हो जाएगा। अभी मैं सब प्रोसेस करके बताऊंगा, नो टेंशन, अभी सिर्फ सुने। So when the gradient function is integrated, the equation of the curve is obtained. However, to obtain the constant of integration, the coordinates of a point on the curve must be given. अब इससे क्या फायदा होता है ये मैं आपको अभी करके बताता हूँ, बल्कि यहाँ करके बताया हुआ भी है। ये जो पॉइंट है इसको समझाया हुआ भी। कि मिसाल है, आपका जो ग्रेडियंट फंक्शन दिया हुआ है वो ये है डी वाई बाई डी एक्स, इट इज गिवन राइट। डी वाई बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5, ये आपको दिया हुआ है। ग्रेडियंट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5। और आपको आप डी वाई बाई डी एक्स पे मौजूद है और आपको y निकालना है। तो इसका मतलब आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का उसूल क्या था भाई, पावर को 1 से बढ़ाना है और जो नई पावर आए उसे डिवाइड करना है। तो आइए ये काम करते हैं, हर इंडिविजुअल टर्म पे ये काम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर था, पावर को 1 से बढ़ाना है भाई, पावर को 1 से बढ़ाना है। तो पावर 2 थी, 1 ऐड करने के बाद पावर क्या हो गई, पावर 3 हो गई। और जो नई पावर आई उसको डिवाइड कर देना है। तो एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आप देख सकते हैं ये। तो एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंस इंटीग्रेट किया, जब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो पावर 1 से बढ़ी, एक्स क्यूब आ गया। और जो नई पावर 3 आई है उसको डिवाइड कर दिया। अच्छा 4x पे आ जाते, पावर क्या थी भाई, 1 थी, पावर 1 थी, 1 से बढ़ाएं तो पावर 2 हो जाएगी। 4x पावर 1 बन गया, 4x पावर 2, पावर 1 से बढ़ गई। और जो नई पावर आई है उसको डिवाइड कर दिया, तो 4x² डिवाइडेड बाई 2, ये दूसरा टर्म इंटीग्रेट हो गया। अच्छा +5 जो नजर आ रहा है इसके साथ तो x है ही नहीं, जब किसी के साथ x ना हो तो x पावर 0 होता है। जब कोई x ना लिखा हो इसका मतलब x टू द पावर ऑफ 0 होता है। अब x टू द पावर ऑफ 0 तो क्या करना पड़ेगा भाई, x की पावर 1 बनाना पड़ेगा। कैसे, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो x की पावर 0 थी, 1 ऐड करने के बाद x की पावर 1 हो गई। और जो नई पावर आई उसको डिवाइड करूंगा तो 1 से किसी को भी डिवाइड कर लूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब फर्क नहीं पड़ता तो डिवाइड 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं। कोई जो कांस्टेंट होता है उसमें x की पावर 0 होती है, क्योंकि एनी बेस टू द पावर ऑफ 0 इज 1 एज पर लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो ये तो 1 ही है, कुछ है ही नहीं है। तो अगर x पावर 0 में इसको ज्यूम कर लेता हूँ तो ये तो 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x पावर 0 है, x कुछ भी नहीं है, 1 से पावर को बढ़ाया, x पावर 1 हासिल हुई। नई पावर 1 आई थी, डिवाइड कर दी, तो 1 से डिवाइड करके कोई फायदा हासिल नहीं होता, इसलिए मैं डिवाइड लिखा 1 ही है। अच्छा अब देखिए, 3 टर्म्स जो दिए हुए थे इन तीनों को तो इंटीग्रेट कर लिया। अब एक उसूल इंटीग्रेशन का कहता है कि आपने हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसे +c लेते हैं यूजुअली, यहाँ पर मैंने +d लिया हुआ है इसलिए कि मैं एग्जाम्पल में कुछ समझा रहा हूँ। जहाँ मैंने +c लिया होगा तो वो मैं लिंक अभी आपको थोड़ी देर में बना देता हूँ। पहले मैं ये वाला नोट से गुजर जाऊँ फिर नीचे वाला नोट पे आता हूँ तो मेरे बात बता देता हूँ।
अभी आप समझ लें प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह हम प्लस सी लेते, लेकिन अगर आप प्लस सी की जगह प्लस डी भी ले लेंगे, कुछ और भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर एक ही सवाल में आपने 2 दफा इंटीग्रेट किया और 2 दफा आपको कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ा, तो अगर एक दफा प्लस सी लिया तो दूसरी दफा प्लस डी ले लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने प्लस डी लिया है। असल मकसद है कॉन्स्टेंट का लेना, उसका नाम सी है या डी है इससे ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं। तो x³ अपॉन 3 प्लस 4x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस डी कर दिया। अब सवाल, सर हमने इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया, अब क्या करूं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालूं? हाँ भाई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालूं? तो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि आप इंटीग्रेट करने के बाद y इन टर्म्स ऑफ x में दाखिल हो चुके हैं, आपके y इन टर्म्स ऑफ x आ चुका है, लिहाजा d निकालने के लिए आपको x और y की वैल्यू चाहिए होगी, ताकि आप x की जगह पे x रखें, y की जगह पे y रखें, ताकि आपके पास d की वैल्यू आ जाए। तो x और y की वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास d की वैल्यू हासिल हो जाएगी। अच्छा, x की वैल्यू क्या है जनाब, ये भी देख लें। तो अगर मिसाल है एग्जामिनर ने आपको कह दिया 1,15 इज अ पॉइंट दैट लाइज ऑन द कर्व, या कह देगा व्हेन x इज 1 y इज 15, अलग अलग अंदाजे बयां होते हैं ना। तो अगर एग्जामिनर ने कहा कि x की वैल्यू 1 है व्हेन y इज 15, तो भी आप d निकाल सकते हैं। और अगर एग्जामिनर कह देगा कि 1,15 लाइज ऑन द कर्व, तो आप समझ गए कि 1 जो है वो x की वैल्यू है और जो 15 है वो y की वैल्यू है। लिहाजा आपने दोनों सूरतों में डाटा किसी भी तरह दिया जाए, करना यही है कि आपने x की जगह पे 1 डालना है। x कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, यहाँ भी डालेंगे, यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और y की जगह पे 15 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो उसके जरिए आपके पास d आ जाएगा। जरा डाल के देख लेते हैं। मैंने तो यहाँ d निकाला नहीं है, लेकिन अगर मिसाल है अगर आप निकाल लेते हैं, क्या आएगा आपका d? 15 में से आप माइनस करेंगे 1/3, -2 और -5, तो d आपका 23/3 आ जाएगा। देखें आप करके, 23/3 आ रहा 23 अपॉन, सही है। 15 में से 1/3, 2 और 5 माइनस कर दिया, 23/3 हमारे डी की वैल्यू आ गई। तो 1,15 को जब मैं डालूंगा तो फिर डी की वैल्यू आएगी। अब क्या हुआ, जब डी की वैल्यू हासिल हो गई तो अब डी की वैल्यू को वापस यहाँ रख दूंगा और आंसर दे दूंगा y = x³ अपॉन 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 23/3। ये तरीका होता है जब वंस एक दफा आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हासिल हो जाए, तो उसके बाद फिर पूरा आगे एग्जाम्पल में आ रहा है इंशाल्लाह, प्रॉपर एग्जाम्पल में, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि पूरा इक्वेशन ऑफ द कर्व दोबारा लिखते हैं, इसमें डी की जगह हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे मिसाल यही होता तो मैं 23/3 यहाँ लिख देता और मेरे पास y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x लॉक हो जाता। तो पता चला जब भी इंटीग्रेशन करनी होती है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, जिसको निकालने के लिए एग्जामिनर मुझे पॉइंट ऑन द कर्व देगा। सवाल, सर हाउ डिड 5 बिकम 5x? Because we are just increasing the powers, right? The only we are just increasing the powers, right? The only the power of x. Exactly, हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैं आपको यही समझा रहा था कि जब पावर एक्स स्क्वायर बन जाती है, पावर एक्स स्क्वायर पावर क्यूब बन जाती है, तो जब कोई एक्स नहीं था तो वो मतलब एक्स की पावर 0 थी। मैंने ये बात बताई ना, जब कुछ भी नहीं होगा तो एक्स की पावर 0 होगी, यकीनन होगी। भाई जब कोई कांस्टेंट था ही नहीं और हमने उस कांस्टेंट को भी लेने की कोशिश की हुई है, तो जब एक कांस्टेंट मौजूद था तो वो तो उससे भी ऊपर जाएगा ना। अगर वो भी कांस्टेंट रह जाएगा और नया कांस्टेंट भी आ जाएगा तो ये दोनों एक लेवल पे हो जाएंगे, कैसे हो सकता है? इसलिए जो कांस्टेंट था उसका मतलब होता है एक्स की पावर 0, और फिर उस एक्स की पावर 0 को 1 से बढ़ाएंगे और 1 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0 + 1 नई पावर आई है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 5x⁻1/1 इज 5x, इसलिए यहाँ 5x आ गया। जी अब्दुल रहमान। सर हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब 4/2 एंड 1/3 एज फाइनल स्टेप? बिल्कुल करेंगे। मतलब 2 और 4 को हम कैंसिल कर देंगे, जब हम आंसर देंगे तो हम यही दे रहे होंगे। वाई 1/3, तो चाहो तो x³ अपॉन 3 लिख दो या 1/3 x³ लिख दो, ऐसे कह रहे हो ना। यस। 2x² + 5x
प्लस 23 अपॉन, अगर आप फाइनल आंसर देते हैं दिस विल बी फाइनल आंसर। सही है, मेरे ख्याल से ये है आपका सवाल। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर जो होगा वो 1/3 x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 23/3 होगा। बिल्कुल सही है, सही है, सबका सवाल का जवाब भी क्लियर हो गया। तो अच्छा, ये नोट हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अच्छा, व्हेन द ग्रेडियंट फंक्शन इज इंटीग्रेटेड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ऑब्टेन्ड, जैसे कि हमने देखा dx इंटीग्रेट होके इक्वेशन ऑफ द कर्व हासिल हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हाउएवर टू ऑब्टेन द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमने यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t को लिया था, उसको निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व दिया हुआ होना चाहिए। तो वो हमें दिया हुआ था 1,15 दिया हुआ होगा, 1,15 लाइन ऑन द कर्व। उसको हमने इनपुट किया, x की जगह पे हमने 1 रखा, y की जगह मैंने बताया था आपको, x की जगह जहां जहां x है वहां 1 रखा, जहां y है वहां 15 रखा, तो आपके पास d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू को वापस जब आपने इसमें रखा तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गया। इसमें आप सिंप्लीफिकेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी कि आपने 4/2 को 2 कर दिया, x³ अपॉन 3 को आपने 1/3 लिख दिया, एक ही बात है। वैसे x³ अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन 4/2 चूंकि कट रहा था तो आपने उसको 4/2 तो नहीं रहेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने 2x² दे दिया, बाकी 5x एज इट इज रहा, और d की जगह जो वैल्यू आई थी वो आपने कॉपी पेस्ट कर दी। तो ये आपके पास ग्रेडियंट फंक्शन से इक्वेशन ऑफ द कर्व हासिल हो गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज हाउ वी वर्क। अच्छा जी, अब देखें, जब ग्रेडियंट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक स्टेप पीछे आते हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ द कर्व आ जाता है वाई। अगला पॉइंट कह रहा है व्हेन द सेकंड डेरिवेटिव इज इंटीग्रेटेड, मतलब ये वाली चीज, ये बात बता भी चुका। व्हेन द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इंटीग्रेटेड वी गेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व, व्हेन द सेकंड डेरिवेटिव इज इंटीग्रेटेड द फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड। अब और बोलो, डी वाई बाई डी एक्स को इंटीग्रेट किया तो वाई आ गया, तो d² y/dx² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx हासिल हो जाएगा। तो when the second derivative is integrated the first derivative is obtained. However, to obtain the constant of integration the gradient at a particular point on the curve must be given along with the x coordinate of that point. क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? ये कहना चाह रहा है कि जब आप dy/dx से y की तरफ आते हैं इंटीग्रेट करके, तो आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं, और उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए, उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व चाहिए होते हैं। क्यों आपको x, y चाहिए होता है? क्यों x, y चाहिए होता है? आपको x की किसी वैल्यू पे y की वैल्यू चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो आप हासिल कर रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ द कर्व है, यानी कि y है, तो आपको y और x की वैल्यू चाहिए होती है। लेकिन अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव को इंटीग्रेट किया, और सेकंड डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव हासिल हुआ, तो अब सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव पे आना है, क्योंकि इंटीग्रेशन है, लिहाजा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आप यहाँ भी लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को तो आप यहाँ भी लेंगे। बट इस दफा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको एक्स की वैल्यू का, किसी एक एक्स की वैल्यू पे dy/dx चाहिए हो, कि एक्स की वैल्यू जब 1 है तो dy/dx 4। मिसाल, जब dy/dx से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, जब dy/dx से y की तरफ आते हैं इंटीग्रेट करके, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए होती है अलॉन्ग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू, क्योंकि मैं इस वक्त आया किस पे हूं, मैं y निकाल रहा हूं, तो y की वैल्यू चाहिए, जो निकाल रहा हूं वो चाहिए अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड डेरिवेटिव से मैं इंटीग्रेट करके फर्स्ट डेरिवेटिव पे आया हूं, मतलब dy/dx निकाल रहा हूं मैं, तो dy/dx निकालने के लिए dy/dx की वैल्यू भी होनी, dy/dx में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए मुझे dy/dx की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब मैं y ऑब्टेन कर रहा हूँ और y के साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना चाहता हूँ, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए होगी अलॉन्ग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू। सिमिलरली जब मैं सेकंड डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके फर्स्ट डेरिवेटिव पे आऊंगा, तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है dy/dx, तो मुझे dy/dx की वैल्यू चाहिए होगी एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x के साथ। जैसे y के अंदर y और x चाहिए, वैसे dy/dx निकालते वक्त dy/dx और कॉरेस्पॉन्डिंग x चाहिए। दिस इज व्हाट इज रिटन एंड द सेकंड डेरिवेटिव इज इंटीग्रेटेड द फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑब्टेन। ये वाला पॉइंट, ये वाला point.
जब dy by dx को इंटीग्रेट करते हैं तो dy by dx आता है। हाउएवर टू ऑब्टेन द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस दफा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए x, y से काम नहीं चलेगा, बल्कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए the gradient at a particular point on the curve must be given along with the x coordinate of that point। मतलब इस तरह से कि when x is 1 dy by dx is 10। जैसे यहाँ पर when x is 1 y is 15 दिया हुआ था, तो y की जगह y रखा, x की जगह पे x रखा। अब जब मैं सेकंड डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके dy by dx ऑब्टेन कर चुका हूँ, तो अब मुझे प्लस सी निकालने के लिए x की जगह पे x की वैल्यू रखूंगा और dy by dx की जगह dy by dx की वैल्यू रखूंगा। तो अब यहाँ पर मैंने मिसाल दी है कि लेट सपोज सेकंड डेरिवेटिव कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या है। यहाँ तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव भी दिया था और फिर उसके जरिए इक्वेशन ऑफ द कर्व भी निकलवाया था। बट अब मैंने ये कहा कि मिसाल है कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव कुछ होगा और आपने उसको इंटीग्रेट करके डी बाई डी एक्स मिसाल ने निकाल ली। ये वाले पॉइंट की एप्लीकेशन मैंने की है। व्हेन द सेकंड डेरिवेटिव इज इंटीग्रेटेड द फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड। जब सेकंड डेरिवेटिव इंटीग्रेट होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव हासिल हो जाएगा। जब सेकंड डेरिवेटिव इंटीग्रेट होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव हासिल हो जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव तो हासिल हो गया, लेकिन उस फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, x की और dy by dx की वैल्यू चाहिए होगी। So this is what is written. The gradient of a particular point, the gradient at a particular point on the curve must be given. In short, the value of dy by dx must be given along with the corresponding value of x. x की वैल्यू along with the value of the gradient, यानी कि the value of dy by dx. तो अगर मिसाल है सेकंड डेरिवेटिव कुछ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, मिसाल है कुछ दिया हुआ था, उसको आपने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के लिए आपने पावर को 1 से बढ़ाया, नई पावर को आपने डिवाइड किया और आपके पास मिसाल है डी वाई बाई डी एक्स आ गया x² + 4x + c। क्योंकि आपने इंटीग्रेट किया है तो आप प्लस सी तो लोगे। अब आपको प्लस सी निकालना है, तो प्लस सी निकालने के लिए आपको x की वैल्यू और कॉरेस्पॉन्डिंग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू चाहिए। यहाँ मैंने डाटा दिया हुआ मिसाल है कि x1 है और डी वाई बाई डी एक्स 10। तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह 10 रखोगे, x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 10 = 1 + 4 + c, 10 = 1 + 4 + c, और 10 में से 1 और 4 माइनस कर देंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस c की वैल्यू को वापस रखेंगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये जैसा कि आपको नजर आ रहा है। जब मैंने c की वैल्यू 5 को यहाँ रखा तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया x² + 4x + 5। दिस इज डी वाई बाई डी। तो मैं यही यहाँ पर, क्योंकि मैंने सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव तक आते हुए प्लस सी ले लिया था और प्लस सी की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, अब इसी प्लस सी को वापस रखने के बाद जब डी वाई बाई डी एक्स लॉक हुआ तो अल्टीमेटली जो सवाल ने बोला था निकालने का वो तो इक्वेशन ऑफ द कर्व था। एक दफा इंटीग्रेट करके d² y बाई डी एक्स स्क्वायर को एक दफा इंटीग्रेट करके डी वाई बाई डी एक्स हासिल हो गया और उसमें प्लस सी निकालने के लिए x और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, वो डाल के प्लस सी आ गया। प्लस सी को वापस रखने पे जैसे डी वाई बाई डी एक्स लॉक हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स से y तक आने के लिए एक दफा फिर इंटीग्रेट किया, एक दफा फिर इंटीग्रेट करने के बाद प्लस डी लिया। पहले क्योंकि प्लस सी ले चुका था मैं, सेकेंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव तक आते वक्त प्लस सी ले चुका था, तो अब फर्स्ट से इक्वेशन ऑफ द कर्व तक आते वक्त मैं प्लस सी नहीं बल्कि प्लस डी ले लूंगा ताकि दोनों में डिफरेंस हो जाए। और फिर प्लस डी निकालने के लिए मुझे एक्स और वाई की एक वैल्यू चाहिए होगी कि एक्स वैल्यू पे वाई वैल्यू ये है, एक पॉइंट ऑन द कर्व चाहिए होगा, उसको पुट इन करके डी की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की जगह पे 1, 3 जगह पे डलेगा 1, 2 और 3, एक्स की जगह 1 डल जाएगा और वाई की जगह 15 डल जाएगा, उससे वैल्यू ऑफ डी हासिल हो जाएगी और वैल्यू ऑफ डी जब वापस रखूंगा तो इक्वेशन ऑफ द कर्व हासिल हो जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि डिफरेंशिएशन में पावर को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, उस पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन में पावर को 1 से पहले ऐड करते हैं और जो नई पावर आती है उसको डिवाइड कर देते हैं। और इंटीग्रेशन में खास ख्याल रखना है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पे खड़े हुए हैं, इंटीग्रेट करने पे फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा और साथ साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। उसको निकालने के लिए एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए होगी ताकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाए। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लॉक हो गया, उसको मजीद इंटीग्रेट किया तो मेरे पास y यानी कि इक्वेशन ऑफ द कर्व हासिल हो गया। उसको निकालने, उस वहां से फिर एक दफा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालने के लिए मुझे x और कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चाहिए होगी, x और y की वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि पॉइंट ऑन द कर्व चाहिए होगा ताकि मुझे एक और दफा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में निकाल सकूं और उसको वापस पुट बैक करके इक्वेशन ऑफ द कर्व लॉक हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने मल्टीपल दफा रिपीट कर दिया। मुझे बताइए जो मैं समझाना चाह रहा था, ये पूरी जो पूरी स्टोरी मैंने बताई, ये पूरी कहानी बताई, क्या समझ में आई नहीं आई? एक्नॉलेजमेंट दे जरा।
जी बिल्कुल, एग्जाम्पल से इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सर सो वेयर डू वी पुट द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ ये मैं बताता हूँ, ये बात मैं बताता हूँ। देखो इसमें इशाल सिलसिला कुछ ये है कि अगर मिसाल है, अगर डी वाई बाई डी एक्स मुझे दिया हुआ है और अगर मैं y निकालना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ पहले कि मैं y निकालने के लिए आई विल इंटीग्रेट डी वाई बाई डी एक्स, या मैं ये फंक्शन लिख दूं कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज द स्टेप दैट आई कैन राइट, कि y निकालने के लिए आई एम इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। हाउ एवर, अगर मैं ये स्टेप नहीं लिखता और मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन शुरू कर देता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो वर्केबल, कोई इशू नहीं, मार्क्स की रिडक्शन नहीं होनी इंशाल्लाह। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 नजर आ रहा है ना आपको, आपने जैसे ही y लिखा तो एग्जामिनर समझ गया कि बच्चा जो है अब इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो अब उसको इंटीग्रेशन दिखनी चाहिए। तो जैसे ही उसने कहा यार एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, उसने कहा चलो भाई, बच्चे ने इंटीग्रेशन शुरू कर दी। 4x पावर 1 था, 4x पावर 2 अपॉन 2 हो गया, चलो भाई इंटीग्रेशन हो रही है। 5x की पावर 0 थी, 5x पावर 1 हो गई अपॉन 1, बच्चे ने इंटीग्रेशन शुरू कर दी। कौन सा इंटीग्रेशन ले आया, बच्चे ने इंटीग्रेशन कर दी। तो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी, लेकिन अगर कोई स्टेप लिखता है तो फिर वो यहाँ लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई निकालने के लिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स को, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज द स्टेप दैट वी कुड हैव रिटन, बट दिस वाज नॉट एसेंशियल। सही है, कहाँ कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर जरूरत नहीं थी। इसी तरह अगर मैं यहाँ आता कि सेकंड डेरिवेटिव में मौजूद था, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स पे मौजूद हूँ तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स के लिए आई विल इंटीग्रेट द सेकंड डेरिवेटिव, जो भी वो होगा वो लिखूंगा। I will write dy by dx will be integration of second derivative with respect to x। second derivative की जगह जो फंक्शन होगा वो लिखूंगा, बट यहाँ पर क्योंकि वो दिया हुआ नहीं है, मैंने डायरेक्ट dy by dx लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे लिखने की काबिल नहीं हूँ। अच्छा, तो इंटीग्रेशन की जो बेसिक्स हैं वो मैं आपके सामने रखती, सही है। अब हम वन बाय वन चीजों को मजीद क्लियर करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या फर्क है। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर का वो मॉडल है जिसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो उसमें आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ होता है इस तरह से, और यहाँ पर भी ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पर भी ब्लॉक बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है छोटा सा, और यहाँ एक रेक्टेंगल बना हुआ है। सही है, इस तरह का आपका कैलकुलेटर में फीचर आपको नजर आएगा, ये चीज, ये और ये। अभी जो नीचे वैल्यू है और ऊपर वैल्यू है ना, ये कहलाती है लिमिट्स। तो याद रखें, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, इन विच देयर आर डिफाइंड लिमिट्स। लिमिट्स की जरूरत कब पड़ती है, कब नहीं पड़ती, इसकी बात भी हम बाद में करेंगे। आगे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, जिसमें हम एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। सही है, आगे देखेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जब सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन आपको नजर आए, इसका मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अच्छा, ये जो भी हम कर रहे थे ना, कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से डी वाई बाई डी एक्स का आना, डी वाई बाई डी एक्स से वाई का आना, ये सब इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें तो ये इंटीग्रेशन का साइन खुद बना के नहीं दे रहा, बल्कि मुझसे पूछ रहा है, एक्सप्रेशंस पूछ रहा है, इक्वेशंस पूछ रहा है। जब इक्वेशन निकलवा रहा है, तो वो जो इंटीग्रेशन होती है वो होती ही इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में जिसमें लिमिट्स होती है, उसमें आंसर में एक्सप्रेशन नहीं आता, वेरिएबल नहीं आता, बल्कि एक वैल्यू आती है। और जब मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो मुझे वैल्यू थोड़ी चाहिए, मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन चाहिए। और डी वाई बाई डी एक्स को जब मैं इंटीग्रेट करके वाई निकाल रहा हूँ, तो मुझे वाई की वैल्यू थोड़ी चाहिए, बल्कि वाई का एक्सप्रेशन चाहिए। ऐसा इक्वेशन चाहिए, वाई का इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए, जिसमें मैं एक्स रखूँ तो वाई आ जाए, और मल्टीपल एक्स रखूँ तो मल्टीपल वाई आ सके। तो मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो निकालनी नहीं है। तो उस केस में जब मैं इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन निकालता हूँ, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालता हूँ, तो वो जो इंटीग्रेशन करते हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाती है। अब तक मैंने जितनी इंटीग्रेशन समझाई है ना, कि सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव का आना और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का लेना, फिर सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव से इक्वेशन ऑफ द कर्व्स तक का सफर, जिसमें अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लेना है, ये पूरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। और ये अपनी जगह हम ऐसे ही करते रहेंगे जब हमें इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स को फेस करना पड़ेगा। तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल कहाँ आती है भाई,
डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल एरिया और वॉल्यूम के लिए होता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होती है, कब इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, इट्स टू अर्ली टू जज, राइट। थोड़ा सा अभी थोड़ा टाइम दें खुद को भी और मुझे भी, हो जाएगा इंशाल्लाह, हर चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल इतने सफिशिएंट करवाऊंगा कि एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फिर पास पेपर तो एक समंदर है, उसमें जब कूदेंगे तो तैरना आ ही जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये समझने हैं कि ऐसा इंटीग्रेशन का साइन जिसमें ऊपर और नीचे कोई वैल्यू ना लिखी हो। तो ऐसे इंटीग्रेशन का साइन का मतलब है कि उसमें आपको एक्सप्रेशन हासिल करना है और आपकी कोई लिमिट्स नहीं है, लिहाजा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लेना होगा। तो इसीलिए मैंने कहा है जब सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ हो तो इसका मतलब होगा ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है एंड इट डज नॉट हैव लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसकी लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स नहीं है मतलब इंटीग्रेशन के आंसर के फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं आएगी बल्कि एक्सप्रेशन आएगा। तो द सेकंड पॉइंट टेल्स द सेम, a new function of the independent variable usually x is opted। अच्छा ये जो x है ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। क्यों भाई? क्योंकि x बदलता है तो y बदलता है। x is known as the independent variable and y which is dependent upon x is known as the dependent variable। x और y में ना x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और y वर्टिकल एक्सिस वाला डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो वो कह रहा है कि जब मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन करता हूँ विदाउट लिमिट्स तो मुझे फिर कोई वैल्यू नहीं मिलती बल्कि एक फंक्शन हासिल होता है। तो अ न्यू फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा वेरिएबल जैसे अभी हमने एक सवाल किया था डिफरेंशिएशन का जिसमें एक्स इन टर्म्स ऑफ टी था, तो उसमें वेरिएबल टी था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी था। टी बदलता था तो एक्स बदलता था, तो एक्स इन टर्म्स ऑफ टी का मतलब टी इंडिपेंडेंट है और एक्स डिपेंडेंट है। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई हो, इसलिए लिख दिया क्या जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो न्यू फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्टेन। मैं कहूँ हमेशा एक्स वाला फंक्शन ही ऑब्टेन होता है तो ये जुमला गलत होता। जब एक्स एग्जामिनर ने इन्वॉल्व किया हुआ है तो फिर जो नया फंक्शन आएगा वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स ही होगा। एग्जामिनर ने कोई और वेरिएबल लिया हुआ है तो वो हम भी इंटीग्रेट करने के बाद वही वेरिएबल को लेंगे। तो न्यू फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्टेन, नया फंक्शन ऑब्टेन हो जाता है और यूजुअली जो है वो वेरिएबल एक्स ही होता है। तो व्हेन वी इंटीग्रेट इंडेफिनिट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं, नंबर वन पॉइंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें नजर नहीं आ रही होती, उससे हमें पता चलता है कि ये डेफिनेट नहीं है बल्कि इंडेफिनेट है। जब इंटीग्रेट करते हैं तो फिर हमें एक नया फंक्शन हासिल होता है जो कि उसी वेरिएबल के टर्म्स में होता है जिस वेरिएबल के टर्म्स में हमें ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ है तो वाई भी इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आएगा। और जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल को डील करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी एडेड, हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लेना पड़ेगा। एंड नाउ हाउ टू फाइंड दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स आया। अब मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए एक्स की और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, तब जाके वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। और जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से इक्वेशन ऑफ द कर्व तक आ रहा हूँ, y पे आ रहा हूँ, तो अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए होगी, मतलब y की वैल्यू और कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू चाहिए होगी। तो दिस इज व्हाट इज रिटन, दिस कैन बी इवैल्यूएटेड इफ अ पेयर ऑफ वैल्यूज इज गिवन। दिस पेयर ऑफ वैल्यूज का मतलब है x पे y चाहिए या x पे dy बाई dx चाहिए। तो पेयर ऑफ वैल्यूज जो है हमें एग्जामिनर देगा, तब जाके हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो इनडेफिनेट वो है जिसमें लिमिट्स नहीं होती, इनडेफिनेट में एक्सप्रेशन हासिल होता है, जैसा कि अभी हमने जितना समझा उसमें एक्सप्रेशन हासिल हुए थे। और उसके अलावा हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा लेना पड़ता है और उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमेशा निकालना पड़ता है। अगर निकालने का ऑप्शन नहीं है तो प्लस सी ले लेंगे, डाटा ही नहीं है तो आप प्लस सी रहने देंगे, लेकिन अगर डाटा मौजूद है तो फिर आपको प्लस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पेयर ऑफ वैल्यूज। ये हो गया आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है भाई? ऐसा इंटीग्रल जिसमें इंटीग्रल के साइन के साथ साथ नीचे लिखा हुई हो, नीचे एक वैल्यू लिखी हुई हो, ऊपर भी एक वैल्यू लिखी हुई, मतलब नीचे मिसाल ए लिखा हुआ है ऊपर बी लिखा हुआ है। नीचे अगर ए लिखा हुआ है ऊपर बी लिखा हुआ है तो याद रखें जो ए है ना ये कहलाती है लोअर लिमिट, नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये कहलाती है लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे कहते हैं अपर लिमिट। इंटीग्रल के अंदर जब इंटीग्रेशन का साइन बना होता है जो नीचे वाली होती है उसको कहते हैं लोअर लिमिट और जो ऊपर वाली होती है उसको कहते हैं अपर लिमिट। वेरी इजी। तो अगर मैं ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर रहा हूं तो व्हाट इज ए? ए इज द लोअर लिमिट। व्हाट इज बी? बी इज द
अपर लिमिट। सही है। अच्छा, अब करना क्या होता है, जब भी हमें इंटीग्रेशन के साइन के साथ साथ दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, मतलब लिमिट दी हुई है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, तो ऐसे केसेस में जब हमारा आंसर आता है तो एक्सप्रेशन फॉर्म में नहीं आता बल्कि वैल्यू फॉर्म में आता है। ऐसा क्यों होता है कि इंटीग्रेट करने पर जो हमारे पास नया फंक्शन आता है उसमें फिर हमें लिमिट्स डालनी पड़ती हैं, और लिमिट डालने का तरीका होता है कि पहले हम अपर लिमिट डालते हैं, फिर हम लोअर लिमिट डालते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर ये कैसे करते हैं ये बता दे जरा। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ। अभी सिर्फ बताया क्या कि इंटीग्रेट करने के बाद हमें लिमिट्स को भी डालना पड़ता है, और जब लिमिट्स को डालते हैं तो फिर हमें वैल्यू हासिल होती है, एक्सप्रेशन हासिल नहीं होता। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती है। नंबर वन, इट हैज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर टू, अ स्पेसिफिक वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। अब एक्सप्रेशन हासिल नहीं हो रहा, अब फंक्शन हासिल नहीं हो रहा। पहले फंक्शन हासिल हो रहा था, इनडेफिनेट में फंक्शन हासिल हो रहा था, मतलब एक्सप्रेशन हासिल हो रहा था, इक्वेशन हासिल हो रहा था, बट अब डेफिनेट के अंदर हमें स्पेसिफिक वैल्यू हासिल हो रही है। और एक और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनडेफिनेट में हमेशा हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया करते थे क्योंकि ये बहुत जरूरी होता था, और फिर उससे निकाला करते थे by considering the data that has been given to us by the examiner. But over here, a constant of integration in the definite integral, constant of integration must not be added. सर ये तो इंटीग्रेशन का उसूल है ना कि जब भी इंटीग्रेट करते हैं प्लस सी लेते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लेंगे बेटा, यहाँ भी उसूल लेना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेना चाहिए। बट जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालते हैं और माइनस करते हैं ना, तो अगर ये निकाला हुआ भी होता ना तो ये कैंसिल हो जाता। जब एक चीज कैंसिल होना ही तकदीर में लिखी थी तो उसके निकाल के क्या फायदा। इतनी मेहनत से निकालूं फिर बोलूं एंड में काट दो उसको। सर निकाला क्यों फिर। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट सी, although it should come, but why are we not taking it? Because even if we take it, it will get cancelled out. उसको लेने का निकालने का कोई फायदा नहीं है, मेहनत बेकार है। लिहाजा जब भी डेफिनेट इंटीग्रल को लीड करते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि प्लस लेना क्यों बेकार है। अभी थोड़ी देर में जब मैं आऊंगा ना कैलकुलेशन पे एग्जांपल की तरफ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी क्या कह रहा था, हाँ, अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट नॉट बी एडेड, लेने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, दिस इज बिकॉज व्हेन द लिमिट्स आर अप्लाइड, अभी हम देखेंगे कैसे लिमिट्स अप्लाई होती हैं, अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। दिस इज बिकॉज व्हेन द लिमिट्स आर अप्लाइड, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज कैंसल्ड आउट। क्योंकि जब लिमिट्स अप्लाई होती हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। सर कैसे कैंसिल होता है ये तो दिखा दे, थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो डिफरेंसेस क्या हो गए, इंडेफिनेट में लिमिट्स नहीं होती, इंटीग्रेट करके फंक्शन हासिल होता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लेना जरूरी 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 है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालने के लिए कुछ डाटा दिया होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। डेफिनेट में लिमिट्स होती हैं, आंसर के तौर पे एक्सप्रेशन नहीं आता, इक्वेशन नहीं आता, बल्कि स्पेसिफिक वैल्यू आती है। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में एक वैल्यू आती है, उसको निकालते वक्त प्लस उसको निकालते वक्त प्लस सी कैंसिल आउट हो जाता है, लिहाजा प्लस सी लेने की जरूरत, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। सही है, यहाँ तक जो मैंने बातें लिखी हैं इनडेफिनेट डेफिनेट तक, और फिर मैंने इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं उसमें मैंने पहला रूल तो बता दिया, दूसरा और तीसरा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले मुझे यहाँ तक देख लें, जो मैंने लिखा हुआ है वो आपने लिख लिया अपने पास या नहीं लिखा, और साथ साथ एक एक्नॉलेजमेंट भी दे दें कि इंडेफिनेट डेफिनेट का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। बाकी मैं मजीद इंशाल्लाह मजीद बता देता हूँ आपको इंशाल्लाह। खाली जितना मैंने समझाने की कोशिश की उतना समझ आ गया ना, तो बाकी इंशाल्लाह भी आपको 5-10 मिनट में क्लियर हो जाता है। जल्दी से एक्नॉलेजमेंट दे दें यहाँ तक। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कोई मसला
नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब हमने रूल इंटीग्रेशन का देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस के अंदर हमने पहले ही क्या देखा भाई, ए एक्स पावर एन है। तो इंटीग्रेशन का उसूल कहता है फर्स्ट एड द पावर बाय वन, एड वन टू द पावर एंड डिवाइड द न्यू पावर। तो हमने ए एक्स पावर एन था, ये हमने रूल अप्लाई किया था, ये वाला पहला वाला देख लिया था कि इंटीग्रेट करो। अगर मुझे मिसालें लिखा होगा इंटीग्रेट द फॉलोइंग, और इंटीग्रेट लिखा होगा इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी नीड टू नो हाउ टू डू वी रीड दिस। तो हमें इसको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो अल्टीमेटली हमें ये इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, पावर को 1 से ऐड किया, नई पावर डिवाइड की, और 3x हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज व्हाट इज रिटन कि अगर ए एक्स पावर एन है, एक्स के ऊपर पावर है और एक्स का कोएफिशिएंट ए है, तो व्हाट वी हैव टू डू, जो पावर है उसको 1 से बढ़ाना है, तो पावर हो जाएगी n+1, और जो नई पावर आई है उसको हमें डिवाइड करना है। तो ए एक्स पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस ए एक्स पावर n+1, पावर n+1 है, ये नई पावर आपने डिवाइड कर दी n+1। और क्योंकि आप इनडेफिनेट इंटीग्रल को डील कर रहे हैं, सर कैसे पता ये इनडेफिनेट है? बेटा यहाँ नीचे भी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, नीचे भी कोई लिमिट नहीं है, ऊपर भी कोई लिमिट नहीं। अगर लिमिट्स होती तो फिर हमें प्लस सी लेने की जरूरत नहीं थी, उसमें ले भी लेते तो निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे, ये आपको थोड़ी देर में पता चलता है इंशाल्लाह। तो पहला रूल वेरी सिंपल है, पावर को 1 से ऐड किया, नई पावर को डिवाइड कर दिया, क्योंकि इनडेफिनेट है मतलब लिमिट्स नहीं है, तो प्लस सी लेना होगा। क्योंकि यहाँ कोई डाटा नहीं है, प्लस सी निकालने की नीड नहीं है, तो प्लस सी को एज इट इज रहने देंगे। एटलीस्ट एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट सही लगाया, उसको पता है प्लस सी लेना था, तो हमने प्लस सी ले लिया। इसमें एमएस पे कभी कभार प्लस सी ना लेने पर मार्क नहीं कटता, कहीं कहीं कट भी जाता है। तो इसीलिए आपने हमेशा परफेक्ट काम करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस सी लेना ही लेना। अच्छा, सेकंड वाला रूल क्या है बेटा? सेकंड वाला रूल पहला रूल में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम ही। वो बताने के लिए कि अगर सिंगल सिंगल टर्म था तो हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब अगर ए एक्स पावर एन प्लस बी एक्स पावर एन था, तो ए एक्स पावर एन को अलग इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने में ये दो टर्म्स आ गए, टर्म 1 एंड टर्म 2। जो टर्म 1 आपको नजर आ रहा है इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, टर्म 2 जो नजर आ रहा है इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, और प्लस सी लगा देंगे। तो ये भी वही है, देख लें। ए एक्स पावर एन था तो ये इंटीग्रेट होके ए एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 हो गया। बी एक्स पावर एम था तो ये बी एक्स पावर m+1 अपॉन m+1 हो गया। पावर यहाँ पर m थी तो ये m+1 हो गई, पहले पावर को 1 से ऐड किया, फिर नई पावर को डिवाइड कर। और क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट्स नजर नहीं आ रही थी, इंडेफिनेट था, तो प्लस सी नहीं। तो रूल नंबर 2 इज बेसिकली सेम एज रूल नंबर 1। बस फर्क यह है कि रूल नंबर 1 में एक टर्म था और यहाँ मल्टीपल टर्म्स थे, तो ये तो दो हैं, ऐसे 5 भी होंगे तो अलग अलग पांचों को इंटीग्रेट करना होगा। बस यही बताने के लिए रूल नंबर 2 लिखा। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या है ये भी देख लें। रूल नंबर 3 ये है कि रूल नंबर 3 में कॉम्पोजिट फंक्शन। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो कॉम्पोजिट फंक्शन का मैंने उसूल अभी भी बताया आपको, थोड़ी देर पहले जब सवाल करवाया था, कि जब पावर है तो पावर को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उस दौरान फंक्शन आपका एज इट इज रहता है, और पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर को मल्टीप्लाई करना है, पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, उस दौरान जो ब्रैकेट में फंक्शन है वो एज इट इज रहता है, और जो फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई द पावर, सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1, एंड देन differentiation of the bracket, the differentiation of the function inside the bracket is multiply। पावर मल्टीप्लाई हुई, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हुई, एंड देन जो ब्रैकेट में फंक्शन था, जब पावर को डील कर रहे थे तो वो एज इट इज रहा, बट जब पावर को डील कर लिया तो फंक्शन की डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल हम देखा करते थे, यहाँ पर उलट हो जाएगा। लेकिन याद रखें, जब डिफरेंशिएशन करवाता था ना तो मैं उसमें एफ एक्स पावर एन लिखता था। अब यहाँ मैंने एफ एक्स पावर एन नहीं लिखा, ए एक्स प्लस बी पावर एन लिखा है। पता है क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन करने पर कॉम्पोजिट फंक्शन का उसूल तभी लग रहा होता है जब जो ब्रैकेट में फंक्शन है वो लीनियर है। नॉन लीनियर वाले केसेस के अंदर कुछ और किस्म की इंटीग्रेशन लगती है जो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर, P1 के सिलेबस के स्कोप से बाहर। लिहाजा इसीलिए मैंने यहाँ पर एफ एक्स पावर एन नहीं लिखा,
एफ एक्स लिखता तो आप समझते, चाहे एफ एक्स लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में मैंने एफ एक्स लिखा था क्योंकि वहां वो वाकई लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कुछ भी हो सकता था। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ एफ एक्स जनरल फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा कि आपको ये ना लगे कि कोई भी फंक्शन हो सकता है। बाकायदा मैंने या तो मैं एम एक्स प्लस सी लिख देता लीनियर फंक्शन के लिए, यहाँ पर मैंने ए एक्स प्लस बी ले लिया कि अगर ब्रैकेट में एक लीनियर फंक्शन और लीनियर फंक्शन के ऊपर एक ब्रैकेट के ऊपर पावर है, ब्रैकेट में एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन के ऊपर ब्रैकेट में लीनियर फंक्शन के ऊपर फुल ब्रैकेट के ऊपर एक पावर है, तो फिर हम सबसे पहले करते हैं डील विद पावर, जो उसूल है, और फिर हम आते हैं फंक्शन पे। तब क्या करूंगा, होल ब्रैकेट के ऊपर जो पावर एन नजर आ रही है उसको वन से ऐड कर दें पहले तो, ऐड द पावर बाय वन। ए एक्स प्लस बी की पावर है एन, उसको वन से आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर ऑफ एन प्लस वन। जो पावर है वो एन से एन प्लस वन हो गई। अब जो नई पावर है उसको आपने डिवाइड कर दिया, ये आपकी डील हो गई पावर। फर्स्ट डील विद द पावर देन डील विद द फंक्शन। डिफरेंशिएशन में भी ये होता था ना, यहाँ भी यही, पहले पावर को डील करें। पावर को डील करने का मतलब वहां होता था पावर को मल्टीप्लाई करें और वन से सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पावर का मतलब है पावर में वन ऐड करें और नई पावर को डिवाइड करें। ऐड वन टू द पावर एंड डिवाइड द न्यू पावर। तो पावर ऑफ द होल ब्रैकेट वाज n, वी एडेड वन टू द पावर, पावर बन गई n प्लस वन। ये नई पावर मैंने डिवाइड कर दी, n प्लस वन को मैंने डिवाइड कर दिया, यहां तक पावर डील हो गई। अच्छा, वहां पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई किया करते थे, यहाँ फंक्शन की डिफरेंशिएशन को डिवाइड करते। सर इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का क्या काम? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंटीग्रेशन करते हुए ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन को डिवाइड करते। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएट करते वक्त ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ उसी ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन को डिवाइड करना होगा, बिकॉज इट इज द रिवर्स प्रोसेस। तो वहां ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन डिवाइड होगी। बट वहां जो ब्रैकेट में फंक्शन होता था वो लीनियर नॉन लीनियर दोनों हो सकता था, बट यहाँ वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ लीनियर है। और लीनियर फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन होती है वो एक कांस्टेंट नंबर होती है। बट टू एक्स प्लस थ्री की डिफरेंशिएशन क्या है? टू। तो डिवाइड बाय टू करना होगा, एक ही जगह पे टू आ जाएगा। अगर थ्री एक्स प्लस फाइव की डिफरेंशिएशन, थ्री एक्स प्लस फाइव की डिफरेंशिएशन करूंगा तो थ्री आ जाएगा, तो मैं थ्री को डिवाइड कर दूंगा। तो ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन होगी ए, तो इसीलिए मैंने ए से डिवाइड किया। तो व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग अ कॉम्पोजिट फंक्शन, फर्स्ट ऐड वन टू द पावर, पावर वन ऐड किया, एन एन प्लस वन हो गया, और फिर जो नई पावर आई है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, एन प्लस वन को मैंने डिवाइड कर दिया। और फिर जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन नजर आ रहा है ए एक्स प्लस बी, उसकी डिफरेंशिएशन को डिवाइड किया। और ब्रैकेट में क्योंकि हमेशा लीनियर फंक्शन होगा, लिहाजा लीनियर फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगी, और वो वही नंबर होगा जो एक्स का कोएफिशिएंट है। क्योंकि यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट ए है, तो वी ऑल नो कि ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन ए होती है, टू एक्स प्लस थ्री की डिफरेंशिएशन टू होती है, फाइव एक्स माइनस थ्री की डिफरेंशिएशन फाइव होती है, एक्स फाइव माइनस टू एक्स है मिसाल, फाइव माइनस टू एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस टू होती है। व्हाट इफ इट इज ए एक्स प्लस बी एक्स? ए एक्स प्लस बी एक्स कैसे हो सकता है? टू एक्स प्लस थ्री एक्स अगर होगा तो फाइव एक्स कर दोगे, और फाइव एक्स की डिफरेंशिएशन फाइव हो जाएगी। ए एक्स प्लस बी एक्स का मतलब ए और बी की वैल्यू तो होगी ना, सही है, समझ गए? तो ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन फॉर्म में होगा, और जो भी इसकी डिफरेंशिएशन होगी वो डिवाइड होगी। तो पहले हम ब्रैकेट को वन से बढ़ाएंगे, फिर नई पावर को डिवाइड करेंगे, फिर जो ब्रैकेट में फंक्शन नजर आ रहा है उसकी डिफरेंशिएशन को डिवाइड करेंगे, और प्लस सी ले लेंगे क्योंकि यहाँ हमें नजर आ रहा है कि लिमिट्स नहीं है और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। फिर मैंने एक बात भी लिख दी, फॉर एनी रैशनल एन एक्सेप्ट माइनस वन। अच्छा, ये रूल जो है ना, ये ऊपर के लिए भी है कि एन की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती। अगर एन की वैल्यू यहाँ भी माइनस वन है तो माइनस वन प्लस वन जो है वो जीरो हो जाएगा। लिहाजा ये जो बात मैंने बोल्ड में लिखी हुई है, ये सबके लिए वैलिड है, पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए, कि एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एन की वैल्यू माइनस वन है तो डिवाइड बाय माइनस वन प्लस वन का मतलब है डिवाइड बाय जीरो, और मैथ्स में डिवाइड बाय जीरो होता नहीं।
सही है, तो एक नॉर्मल फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो गई रूल 1 और 2 में, और फिर एक कॉम्पोजिट फंक्शन की इंटीग्रेशन हो गई। अच्छा, फिर रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अगर लेट सपोज इंटीग्रेशन करनी है ए से लेकर बी तक एक फंक्शन की, अब लिमिट्स दी हुई है, तो ऐसी इंटीग्रेशन कहलाती है डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसमें करना क्या होता है ये देख लें, आगे एग्जांपल में इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर एक फंक्शन था स्मॉल एफ एक्स, मतलब उसका नाम लिखा हुआ था स्मॉल एफ से लिखा हुआ था, वो फंक्शन था, जब मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तो एक नया फंक्शन हासिल होगा। तो मैंने यहाँ कहा कि जब एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो नया फंक्शन हासिल हुआ, तो ओरिजिनल फंक्शन को मैंने स्मॉल एफ एक्स का, तो जो नया फंक्शन है उसको मैंने कैपिटल एफ एक्स कह दिया। फंक्शन को इंटीग्रेट करके फंक्शन ही हासिल होता है ना, तो ओरिजिनल फंक्शन को मैंने स्मॉल एफ एक्स कह दिया और न्यू फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स कह दिया, तो फंक्शन को इंटीग्रेट करके फंक्शन आ गया। अच्छा, फंक्शन को डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन को इंटीग्रेट करके नया फंक्शन तो आता है, लेकिन फिर अभी लिमिट्स भी लगानी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रल में एक्सप्रेशन हासिल नहीं होता, अल्टीमेट आंसर में वैल्यू हासिल होती है। कैसे वैल्यू आती है? ऐसे होती है कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक्सप्रेशन तो आता है, लेकिन अब मैं जब एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो फिर मैं जो लिमिट्स मुझे जैसे लेट्स सपोज 2 से 5 थी, तो ब्रैकेट में जो फंक्शन आया उसमें मैं नीचे 2 लिखूंगा, ऊपर 5 लिखूंगा। बताने का मकसद ये कि मैंने इंटीग्रेशन तो कर ली है, बट अभी लिमिट्स लगाना बाकी। देखिए, इस फॉर्म में जब एक चीज है, इसका मतलब मुझे इंटीग्रेट भी करना है और लिमिट्स भी लगानी है। जब मैं एक स्टेप आगे आ गया तो मैंने इंटीग्रेशन कर ली, लेकिन अभी मैंने ब्रैकेट बनाने के बाद नीचे ए ऊपर बी लिखा, मतलब अभी मुझे लिमिट्स लगाना बाकी है, लिमिट्स मैंने अप्लाई नहीं की। अच्छा, जब लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो कैसे अप्लाई करूंगा पता है? जो इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन आया था ना कैपिटल एफ एक्स, उस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट डालूंगा पहले। क्या डालूंगा? अपर लिमिट। तो मैंने लिखा हुआ है कैपिटल एफ एक्स आया था, उस पूरे फंक्शन में मैंने बी डाल दिया, एफ बी हो गया। एफ एक्स में जब एक्स की जगह बी डाला तो एफ बी हो गया, एफ एक्स में एक्स की जगह ए डाला तो एफ ए हो गया। तो एफ बी में से जब मैं एफ ए माइनस करूंगा तो एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मेरे डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर होगी। तो मैं डेफिनेट में पहले इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आता है उसमें लिमिट्स डालता हूँ। लिमिट्स डालने का तरीका, जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी हुई अपर लिमिट वो पहले डलती है, फिर लोअर लिमिट बाद में डलती है, और अपर लिमिट के आंसर में से लोअर लिमिट के आंसर को माइनस कर देते हैं। ए इज द लोअर लिमिट, बी इज द अपर लिमिट। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज एफ बी, पहले कैपिटल एफ एक्स आया, फिर उस पूरे फंक्शन में बी डाला, पूरे फंक्शन में ए डाला, माइनस होगा एफ बी माइनस एफ। अब ये जो रूल है ये आपको एग्जाम्पल में नीचे समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो वन बाय वन आपके सामने कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह। नंबर 1, 3x³ प्लस 5x² प्लस 8, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, वी ऑल नो। 3x³ था, 3x⁴/4, पावर को 1 से बढ़ाया, नई पावर को डिवाइड कर। 5x² था, 5x⁻3/3, पावर को 1 से बढ़ाया, नई पावर को डिवाइड कर। 8 के साथ कोई x नहीं लिखा था तो x⁻0 था, कुछ भी नहीं होता तो x⁻0 होता है, तो x की पावर 0 को x⁻1 कर दिया, और डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा हासिल नहीं है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का साइन है उसमें लिमिट्स नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसका मतलब प्लस c लेना पड़ेगा। तो 3x⁴/4 प्लस 5x³ प्लस 8x प्लस c, और जो c है वो प्लस सी ही रहेगा, क्योंकि अभी कोई डाटा नहीं है और प्लस सी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लस सी लिखा है ये बताने के लिए कि मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल को डील कर रहा हूँ, और इनडेफिनेट इंटीग्रल को डील करते हुए प्लस सी आता है। तो ये पहला वाला जो है बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था, मेरे ख्याल से सबसे ईजीएस्ट था। सही है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब आए थे नंबर 2 पे, 2x+3 होल पावर 5। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, आप देख सकते हैं एक कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसके ऊपर एक फंक्शन के ऊपर होल पावर लिखी हुई। तरीका क्या बताया, पहले पावर को डील करते, पावर में 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया तो 6 हो गया, जो नई पावर आई है उसको डिवाइड कर दिया, और फिर जो ब्रैकेट में फंक्शन मौजूद है उसकी डिफरेंशिएशन डिवाइड करते हैं। और क्योंकि ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो लीनियर है, लिहाजा उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा वही होती है जो एक्स का कोएफिशिएंट है। तो एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, 2x+3 की डिफरेंशिएशन 2 होगी, 2 डिवाइड कर, तो पावर को पहले 1 से बढ़ाया, 6 हो गई, नई पावर जो आई 6 को डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन डिवाइड कर दी जो कि 2 है, जो कि एक्स का कोएफिशिएंट ही होती है, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इनडेफिनेट है, लिमिट्स नहीं लगी हुई, लिहाजा प्लस सी लिखना पड़ेगा, प्लस सी लिख दिया।
2x प्लस 3 होल पावर 6 डिवाइड बाई 6 टाइम्स 2 प्लस c, और उसको लिख सकता हूँ मैं 6 2 12 होता है, तो ये 1/12 टाइम्स 2x प्लस 3 होल पावर 6 प्लस c। ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया, ये पहला रूल हो गया, दूसरा रूल हो गया। अच्छा, रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। रूट ऑफ 5 माइनस 3x, तो अगेन रूट का मतलब होता है होल ब्रैकेट होल फंक्शन के ऊपर पावर, रूट के अंदर 5 माइनस 3x है, इसका मतलब 5 माइनस 3x की पावर हाफ है, तो होल ब्रैकेट के ऊपर पावर जो है वो हाफ है, 5 माइनस 3x टू द पावर ऑफ हाफ। उसूल कहता है पहले पावर में 1 ऐड करेंगे, फिर नई पावर को डिवाइड करेंगे। तो 5 माइनस 3x की पावर थी हाफ, हाफ में हमने 1 ऐड किया, तो ये हो गया 3/2। 5 माइनस 3x टू द पावर ऑफ 3/2, जो नई पावर आई है उसको डिवाइड कर दिया, 3/2 से डिवाइड कर दिया हमने। 5 माइनस 3x जो है उसकी डिफ्रेंसिएशन -3 है, तो -3 से भी हमने डिवाइड कर दिया। तो 5 माइनस 3x टू द पावर ऑफ 3/2, 3/2 से हमने डिवाइड किया। 5 माइनस 3x जो ब्रैकेट में लीनियर फंक्शन था उसकी डिफ्रेंसिएशन -3 है, उस -3 से भी डिवाइड कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं एक्स का कोएफिशिएंट है -3। तो 3/2 द न्यू पावर डिवाइडेड एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द ब्रैकेट इज ऑल्सो डिवाइड। 3/2 टाइम्स -3 प्लस सी जरूर आएगा क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब ये देखें 3 3 9 है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा, माइनस बीच में आ जाएगा, -2/9, -2/9, 5 माइनस 3x पावर 3/, -2/9, 5 माइनस 3x पावर 3/2 प्लस -2/9, 5 माइनस 3x पावर 3/2 प्लस। ये आपका तीसरा हो गया, जो कि अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन था। नंबर 4 4x प्लस 6/x²। 4x प्लस 6/x² को अगर आप देखें, ये हो गया 4x प्लस 6x पावर -2, 4x प्लस 6x पावर -2 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। 4x की आप इंटीग्रेशन करेंगे, अब ये आप देखें नॉर्मल फंक्शन है, इसमें कोई ब्रैकेट के ऊपर होल ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं, तो 4x बेशक ये विद इन द ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये विद इन द ब्रैकेट्स नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ब्रैकेट लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल ब्रैकेट के ऊपर कोई नंबर तो लिखा हुआ नहीं है। तो 4x अलग इंटीग्रेट होगा, 6/x² अलग इंटीग्रेट होगा। जैसे डिफ्रेंसिएशन में बताया था कि हमेशा फंक्शन को ऊपर लेकर आते, वैसे इंटीग्रेशन में भी हमेशा ऊपर लेकर आते। तो 4x प्लस 6x पावर -2। अभी मैंने इंटीग्रेशन शुरू नहीं की, याद रखें, अभी सिर्फ मैंने 6/x² को 6x पावर -2 फॉर्म में लिखा है, इंटीग्रेशन शुरू नहीं की। तो 4x प्लस 6x पावर -2 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। 4x अलग इंटीग्रेट होगा, 6x पावर -2 अलग इंटीग्रेट होगा। 4x की इंटीग्रेशन की, ये हो गया 4x² 6x पावर -2 की इंटीग्रेशन की, तो ये हो गया 6x पावर -1 प्लस 4x बन गया 4x² 6x पावर -2 बन गया 6x पावर -1 प्लस। तो 4x² हो गया 2x², और ये प्लस और माइनस माइनस बीच में आ गया, और ये x की पावर -1 नीचे चली गई, तो 6/x -6/x प्लस सी। तो 4x² प्लस 6x पावर -1 प्लस सी, विच इज 2x² -6/x प्लस। ये आपके पास अल्टीमेटली इंटीग्रेशन का आंसर आ गया प्लस सी फॉर्म में, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ये 4 एग्जाम्पल मुझे बताएं, कॉपी भी कर लें और मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई तो बता दें, जल्दी से बता दें शाबाश। यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट दें, लिख लें डन एंड क्लियर की, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह। थोड़ा सा रह गया बस, फिर क्लास को खत्म करेंगे। जी अब्दुल रहमान। सर सेकंड एग्जांपल आपने 1/12 करा था, तो instead of 1/12 can't I just do 2x plus 3 to the power of 6/12? हाँ हाँ, एक ही ऐसे बात नहीं है, लिख सकते? एक ही बात है, एक ही बात, ये भी सही। And can I do the same thing for third also? यस डेफिनेटली। कैसे Okay. लिखते, पूरा लिख के नीचे 9 लिख देते ना, ऐसे ना। क्या आप -2 to the power of 9 ऐसे लिख सकते डिनोमिनेटर के अंदर? अच्छा, -9/2 लिख देते, क्या लिखते, -9/2 लिखते ना। ये चीज़ नहीं होती है, तो क्या होता, -9/2 होता नीचे, है ना। हाँ। तुम कह रहे हो ऐसे छोड़ देते।
हाँ ऐसे छोड़ सकते हैं। हाँ छोड़ सकते हैं, मार्किंग स्कीम में अक्सर इस तरह से एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन ओके। हमें कैलकुलेशन करने में मुश्किल होती है ना, अगर हमें मजीद लेट सपोज उसके बाद मजीद कुछ आगे कैलकुलेट करना है तो फिर हमें मुश्किल हो सकती है। तो इसका तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, -9 नीचे रहने देंगे। तो समझ लेंगे माइनस तो कहीं भी लिखो मसला नहीं होता, तो 2 टाइम्स इस तरह से लिख सकते थे ये ऑन -9, बीच में -9 नीचे रहता, 2 ऊपर चला जाता। सही है, वैसे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अपनी कोई मजीद कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए फॉर्म बेहतर होती है, बहरहाल ये सबसे बेस्ट है। ठीक है। लेकिन कोई और मसला नहीं है इंशाल्लाह। सही है, बाकी सबका भी क्लियर हो गया। एक्नॉलेजमेंट दे दें एक दफा। अच्छा जी, अब यहाँ देखें जरा, ये सबसे पहले तो एक एग्जांपल आपके सामने है। 6x+2 को इंटीग्रेट करना है आपको, सही है। तो 6x+2 को इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ पर आपके सामने 2 से लेकर 3 तक लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये एक डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रेशन के साइन के साथ साथ आपके सामने लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी लिखी हुई। तो जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना होता है तो आपने पहले इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन हासिल करना है, उस ऑब्टेन्ड फंक्शन में आपने पहले अपर लिमिट डालनी है, फिर लोअर लिमिट डालनी है, फिर सबट्रैक्ट करना है। ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर एक बंदा जब इंटीग्रेट करना आएगा तो नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करेगा। कैसे इंटीग्रेट करेगा देखें, वो कहेगा 6x+2 है, 6x की इंटीग्रेशन करने के लिए 6x की पावर 1 है, 1 को 1 से ऐड किया तो 6x² हो गया, डिवाइड बाय 2। पावर को 1 से बढ़ाया और नई पावर को डिवाइड कर दिया, तो 6x² अपॉन 2 हो गया। अच्छा, +2 जो है उसमें x की पावर आपके सामने 0 है, तो x की पावर 1 हो गई, डिवाइड बाय 1। 6x+2 की इंटीग्रेशन हो गई 6x² अपॉन 2 + 2x। अच्छा, अब मैं उसूल के मुताबिक +c मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिखा, क्योंकि ये बात मुझे पहले ही पता है कि जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो +c लिखने का कोई फायदा है नहीं। मुझे +c मैं लिखूंगा तो मुझे एंड में उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है +c लिखूं ही नहीं। अच्छा, +c कैसे कैंसिल होगा ये मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह। तो मिसाल है, अगर आपने अभी फिल वक्त मैंने आपको कहा +c नहीं लेना, मैंने नहीं लिया, तो 6x की इंटीग्रेशन हो गई 6x² अपॉन 2, और 2 की हो गई 2x की पावर 0 थी, तो 2x पावर 1 हो गया, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 6x² अपॉन 2 + 2x हो गया। 6x² अपॉन 2 कैंसिलेशन के बाद 3x² हो गया, 3x² + 2x फंक्शन आ गया। नीचे लोअर लिमिट है, ऊपर अपर लिमिट। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले आपको बताया कि जो ऑब्टेन्ड फंक्शन है यानी कि 3x² + 2x, इसमें आप पूरे में अपर लिमिट डालेंगे। तो 3x² का मतलब है x की जगह 3 डालेंगे, 3 × 3² + 2 × 3। पहले पूरे फंक्शन में 3x² + 2x में अपर लिमिट डाली, तो ये आंसर आ गया। फिर पूरे फंक्शन में 3x² + 2x में लोअर लिमिट डाली, 3x² + 2x में लोअर लिमिट डालेंगे, 3 × 2² + 2 × 2। फिर जो अपर लिमिट का आंसर आया है और जो लोअर लिमिट का आंसर है उनको सब्ट्रैक्ट करवा दें, अपर लिमिट वाला पहले, लोअर लिमिट वाला बाद में, सब्ट्रैक्शन बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यू हैव ऑब्टेन्ड 70। तो अब देखें, डेफिनेट इंटीग्रल में एक्सप्रेशन नहीं आया, आया था एक्सप्रेशन, आया तो था, बट एंड रिजल्ट में एक्सप्रेशन नहीं आया बल्कि वैल्यू आई, क्योंकि मैंने लिमिट्स डाली। अब सवाल +c क्यों नहीं लिया, मिसाल है +c में ले लेता, तो आप सोचे +c यहाँ भी आता और +c यहाँ भी आता। अब जब माइनस करते हैं तो ये वाला c प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो अगर मैं इस पूरे को ब्रैकेट से बाहर निकाल लूँ, यहाँ वाले को भी ब्रैकेट से बाहर निकाल लूँ, तो अल्टीमेटली +c - c तो कैंसिल ही होना है। और उस +c को निकाल भी लिया, मिसाले +5 आए, +5 यहाँ पर था, माइनस से मल्टीपल होकर -5 हो गया, तो 5 - 5 तो 0 ही हो गया। तो कोई भी कांस्टेंट होता है उसको निकाल के क्या फायदा हासिल है, जब को कटना ही है उसको। जब एक चीज के मुकद्दर में कटना लिखा है तो उसको लेने की जरूरत नहीं, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम इंटीग्रेट करते हैं और फिर लिमिट्स डालते हैं, पहले लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, और फिर माइनस करते हैं, और हमारे पास एक एंड रिजल्ट में वैल्यू आती है, एक्सप्रेशन नहीं आता। अच्छा, अब यूजुअली
जैसे मैंने इंटीग्रेट किया है वैसे ही दिमाग में आता है और वैसे ही आप इंटीग्रेट भी करेंगे। बट अक्सर मार्किंग स्कीम में दूसरा मेथड भी लिखा होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्रेशन था, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, मार्किंग स्कीम में दूसरा मेथड क्या लिखा है। तो मार्किंग स्कीम में क्या होशियारी है कि एक तो आपने, क्योंकि ये 6x अलग है 2 अलग है, दोनों को अलग अलग मानते हुए दोनों को इंटीग्रेट कर लिया। मार्किंग स्कीम ने होशियारी की कि मिसाल है कोई बच्चा 6x+2 को विद इन ब्रैकेट्स मान लेता है, तो अब ये ब्रैकेट के ऊपर पावर तो कुछ नहीं है, तो वो पावर 1 है। तो क्या ये कॉम्पोजिट फंक्शन का उसूल यहाँ पर लग सकता है? जी हाँ, यहाँ पर लग सकता है। वजह बताऊं, 6x+2 एक लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन को अगर ब्रैकेट के अंदर मान लिया जाए और उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब पावर ऑफ 1 है, तो फिर कॉम्पोजिट फंक्शन का उसूल लगाया जा सकता है। मिसाल है ये 6x² + 2 होता, तो फिर कोई बंदा इसको विद इन ब्रैकेट कंसिडर करके नहीं मान सकता था। 6x² + 2 पावर 1 वो नहीं मान सकता था, क्योंकि अब ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो लीनियर नहीं, तो अब कॉम्पोजिट फंक्शन का उसूल नहीं लग सकता। लेकिन अगर एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है तो नॉर्मली मेथड 1 के मुताबिक हम इंटीग्रेट कर देंगे, पहले टर्म को अलग इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे को अलग करेंगे। बट अगर कोई बंदा इसको विद इन ब्रैकेट मान भी लेता है और ब्रैकेट की पावर को 1 अज्यूम कर लेता है, तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन मान के भी उसको कर सकता है, उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू उसकी सेम आएगी। ये साबित करने के लिए कि वैल्यू सेम आएगी मैंने मेथड 2 से भी करवाया, और ये बताने के लिए भी कि कभी एमएस में ये मेथड हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो 6x+2 की पावर 1 है, 6x+2 जो है उसकी पावर आपके पास 1 लिखी हुई है। तो आपने क्या कहा, सबसे पहले आपको पावर को डील करना है, फिर फंक्शन। तो पावर को डील करें, पावर 1 से क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी। 6x+2 पावर 1 था, 6x+2 पावर 2 हो गया। फिर जो पावर 2 है इससे आपने डिवाइड कर दिया, पावर को पहले 1 से ऐड किया, नई पावर आई, फिर नई पावर को डिवाइड कर दिया, और जो 6x+2 आपको नजर आ रहा है उसकी डिफ्रेंसिएशन को भी आपने डिवाइड कर दिया। 6x+2 जो है उसकी डिफ्रेंसिएशन को भी, फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन को भी डिवाइड कर दिया। सही है। आज हम यहीं तक रोक देंगे इंशाल्लाह, एग्जाम्पल नंबर 6 तक, फिर मजीद गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में करूँ। अच्छा जी, तो हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 आप कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 2 बल्कि होमवर्क है आपका, आप खुद से ट्राई करेंगे और करके लाएंगे, और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे सोल्यूशन शेयर करूंगा। सही है। तो यहाँ 6 एग्जाम्पल अगर हम करेंगे, जो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 यहाँ पर लिखे हुए, उसकी वर्किंग आप लोग खुद से करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की जाने पड़ेंगे। जो मेन बुनियादी एक्सप्लेनेशन थी अच्छी खासी, वो आज हमने कवर अप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद 6x+2 जो है उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते थे, उसको कॉम्पोजिट फंक्शन अगर मान लेता कोई, तो होल ब्रैकेट की पावर 1 होती, पावर को 1 से ऐड करते, नई पावर डिवाइड कर देते, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन को डिवाइड करते, तो ये 1/12 टाइम 6x+2 होल स्क्वायर हो जाता। अच्छा, अब ये 1/12 मैंने यहाँ लिखा है, इसको अपॉन 12 करके भी लिख सकता था, बट एक बात याद रखें, जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते हैं ना, उसको बाहर निकालने का बड़ा फायदा है, क्योंकि उसको बार बार उस पर जब हम लिमिट्स डालते हैं तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो ये मेरी एक अप्रोच रही है हमेशा स्टूडेंट लाइफ से, क्योंकि ये भी सजेस्टेड बाय टीचर्स ही होता है कि जो ब्रैकेट में जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं उसको ब्रैकेट से बाहर उठा के फेंको, ताकि लिमिट्स निकालते हुए वो बाहर ही रहे, लिमिट्स लगाते हुए वो बाहर ही रहे, उसको बार बार लिखना ना पड़े। इसका फायदा क्या होता है देखें, अगर मैं 12/12 यहाँ लिखता ना, तो मुझे अपॉन 12 यहाँ भी लिखना पड़ता, अपॉन 12 यहाँ भी लिखना पड़ता, अगर मैं यहाँ ना लिखता तो। लेकिन क्योंकि मैंने होशियारी ये की कि मैंने 2 6 12 को बाहर निकाल दिया, 1/12 लिख दिया मैंने। अब 6x+2 होल स्क्वायर पे मैंने लिमिट्स लगानी है। 6x+2 होल स्क्वायर पे पहले अपर लिमिट लगी पूरे पे, तो 6 3 18 + 2 20 पावर 2 हो जाएगा, 20 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 डालूंगा तो 6 2 12, 12 + 2 14 पावर 2 हो जाएगा, और 20 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर को कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 12 करूंगा तो आई विल गेट 70। चेक कर लें आप, 20 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एंड यू विल गेट 70। तो ऑल दो आसानी डबल टिक भी किया हुआ है कि M1 में ही आसानी थी, और नॉर्मली पिक भी M1 ही होता है, बट कभी अगर मार्किंग इसके में मेथड 2 नजर आए तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सही है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने 2 मेथड से करवाया। मेथड नंबर 1 से ही कीजिएगा आप हमेशा, आपको मेथड 2 की होशियारी की जरूरत नहीं है, बट एमएस में कभी मेथड 2 नजर आए तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल मेथड, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये इसलिए लग सकता है क्योंकि जब मैं ब्रैकेट खुद से बना रहा हूँ और उसकी पावर 1 लिख रहा हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन बच रहा है वो लीनियर फंक्शन बच रहा है। अगर ये 6x² या 6x³ होता और ये लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर होता, तो फिर ऐसा करना मुमकिन
नहीं था, क्योंकि कॉम्पोजिट का उसूल सिर्फ तब लगता है जब ब्रैकेट में लीनियर फंक्शन हो। यहां तक बात समझ आ गई? मेथड 1 मेथड 2 दोनों क्लियर हो गए? जरा बताएं। अच्छा जी। अच्छा, अब एक एग्जांपल सिलेबस में लिखा हुआ है जिसमें अपर लिमिट इन्फिनिटी है। वो चीज जो सिलेबस में लिखी हुई है वो कभी भी आ जाती है। लेटेस्ट कुछ पेपर है उसके अंदर हमने ये चीज देखी भी थी, पुराने पेपर में तो हमने ये नहीं देखी। सिलेबस में तो सालों से लिखी हुई है, लेकिन मतलब लेटेस्ट पेपर में खासकर ये हमने कुछ देखी है, कहीं 21 20 22 में 23 में कहीं मैंने देखा है। तो ये कुछ पेपर में मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मैं तो इसको पढ़ाता हूँ क्योंकि ये सिलेबस में लिखा हुआ है। तो अगर मुझे 1/x² को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इफ आई हैव टू इंटीग्रेट 1/x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/x² को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मेरी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। अच्छा, लोअर लिमिट 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपर लिमिट इन्फिनिटी है। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट का उसूल कहता है कि जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा उसको न्यूमरेटर में ले जाना। तो x² को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x² x⁻² हो जाएगा। x² x⁻² जब ऊपर ले जाऊंगा तो x⁻² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x⁻² को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का उसूल कहते हैं एड 1 टू द पावर एंड डिवाइड द न्यू पावर। तो पावर -2 थी, 1 ऐड किया इसमें, तो -2 में 1 ऐड किया तो -1 हो गई नई पावर। पावर को 1 से ऐड किया तो नई पावर -1 हो गई, और नई पावर आई उसे डिवाइड कर दिया, तो -1 से मैंने डिवाइड कर दिया। सही है। तो x पावर -2 में 1 ऐड किया, x पावर -1 हो गया, नई पावर जो आई उसको डिवाइड कर दिया, x पावर -1 डिवाइड बाई -1। और लिमिट्स क्या है भाई? तो लिमिट्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया कि अभी लिमिट्स लगाना बाकी है। इंटीग्रेशन कर चुका हूँ, इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो ब्रैकेट आ गए, इसका मतलब इंटीग्रेशन हो चुकी है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर लिमिट्स लिखी हुई है, इसका मतलब लिमिट्स अभी लगाना बाकी है। अच्छा, पहले ये ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को जरा सॉर्ट आउट कर ले। जब भी वेरिएबल की पावर -1 होती है तो उसको, जब भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसकी लोकेशन को चेंज करते हैं। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेजते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। तो एक्स पावर -1 को जब मैंने देखा कि पावर -1 है, उसको मैं नीचे ले गया, नीचे ले गया तो ये एक्स पावर 1 हो गया। एक्स पावर -1 था ना, नीचे जाने के बाद एक्स पावर 1 हो गया। सही है, एक्स पावर -1 था, नीचे जाने के बाद हो गया एक्स पावर 1। अच्छा, अब क्या हुआ? ये जो माइनस आपको नजर आ रहा है, ये माइनस जो है ये अच्छा, ये माइनस का कमाल ये है कि माइनस को आप ब्रैकेट के बाहर फेंक दो, माइनस को नीचे रहने दो, माइनस को ऊपर ले जाओ, माइनस को बीच में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस ही रहता है। माइनस को आप कहीं भी लिख सकते हो। तो मैंने कहा ये माइनस जो है ना, ये मैंने बेसिकली ऊपर लिख दिया, ऊपर लिख दिए, बीच में लिख दिए, नीचे लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब समझ लें बीच में ही ये ऐसा समझ लो, या ये ऊपर ले लें, कोई मसला नहीं। तो पहले ये समझ लें कि एक्स पावर -1 को मैंने बना दिया 1/x, और जो माइनस है इसको मैंने माइनस को लिख दिया। माइनस को मैं कहीं भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे भी रहने दे सकता हूँ और ऊपर भी रख सकता हूँ, और बीच में भी रख सकता हूँ। तो ये -1/x हो गया। अच्छा, एक्स पावर -1/-1 इज बेसिकली -1/x, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब लिमिट्स क्या है? लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। लिमिट्स आपने लिख दी। अब क्या करना होगा? सबसे पहले अपर लिमिट लगाते, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये -1/∞ हो जाएगा। अच्छा, -1/∞ माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो -1/1 हो जाएगा। तो -1/∞ माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट 1 है तो -1/1, तो -1/∞ माइनस -1/1। अभी जो -1/∞ है इसका आंसर क्या होता है? सोचो ना, जब मैं किसी भी आंसर को इन्फिनिटी से डिवाइड करूं, भाई पॉजिटिव वैल्यू को मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करूं या नेगेटिव वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करूं, क्या होगा क्या? सोचो ना, -1 को मैं इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज नंबर, 1/100,000, 1/10,000, 1/1 मिलियन, 1/1 बिलियन, 1/1 करोड़, डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा? 0.0000, बहुत छोटा आंसर आएगा, इतना छोटा कि कर्टक एक वक्त पे आके बोलेगा बस माफ कर दो, जीरो दे देगा।
इतना छोटा हो जाएगा क्या जीरो दे देगा। याद रखो, नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, अगर मैं उसको इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं, अच्छा -100/इन्फिनिटी होता तो क्या फर्क पड़ता, -100/इन्फिनिटी भी जीरो ही होता है भाई। इन्फिनिटी का मतलब तो हमें पता ही नहीं है कितनी बड़ी वैल्यू, अनलिमिटेड। जब मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को, किसी भी इंटीजर को, फ्रैक्शन कुछ भी हो, नंबर हो, किसी भी नंबर को मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करता हूं तो वो जीरो आता है, याद रखो। उसका आंसर अप्रोक्सीमेटली जीरो आता है। तो इस पूरे का आंसर मेरे पास जीरो आएगा, इस पूरे का आंसर जीरो आएगा। और -1/1 का आंसर -1 आता है, ये माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो 0+1 आंसर आ जाएगा 1। अच्छा कांस्टेंट कुछ और होता, मिसाल है यहाँ पर 1 की जगह 100 होता या कुछ और होता, तो अकॉर्डिंगली मेरी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन प्रोसेस यही है कि जिस भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करना है, मेरा आंसर जो है वो जीरो आएगा। तो अगर यहाँ लेट सपोज 100 होता, तो ये 100x⁻⁻1 (-1) होने की वजह से -100/x हो जाता, -100/∞ माइनस -100/1, तो ये जीरो हो जाता है, 0+100 हो जाता है, और मेरा आंसर 1 की जगह 100 आ जाता है। अगर ऊपर कांस्टेंट 100 होता तो ऊपर कांस्टेंट कुछ भी होगा उसके हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट ये तय है कि कोई भी नंबर होगा जब वो इन्फिनिटी से डिवाइड होगा, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जब वो इन्फिनिटी से डिवाइड होगा तो उसका आंसर यकीनन जीरो आएगा। लिहाजा उसकी कैलकुलेशन जब जीरो आ गई, तो आगे क्योंकि -1 आ रहा था, माइनस माइनस प्लस होने की वजह से अल्टीमेट आंसर बना है। तो मेरे ख्याल से ये इन्फिनिटी वाला एग्जाम्पल भी जब आएगा तो आप इसको बआसानी डील कर सकेंगे। और ये भी याद रखें कि ये इन्फिनिटी वाला एग्जाम्पल आता तब है जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है, तभी अल्टीमेटली इंटीग्रेशन के बाद भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा। अगर मिसाल है, मुझे कोई कहे इंटीग्रेशन के बाद एक्स आ रहा है, उसके ऊपर लिमिट से 1 से लेकर इन्फिनिटी, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो अब जब लिमिट्स लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी -1। इन्फिनिटी में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर अभी भी इन्फिनिटी रहेगा। तो अगर कभी ये वेरिएबल इंटीग्रेट होने के बाद न्यूमरेटर में आए और फिर भी लिमिट्स में इन्फिनिटी मौजूद है, फिर तो उसका आंसर तो इन्फिनिटी बनेगा। लेकिन यूजुअली भी ये देखा गया है, सिलेबस में भी ये देखा गया है कि जब ये इन्फिनिटी देता है एज अ लिमिट, तो वो वेरिएबल ऐसा होता है जो डिनोमिनेटर में होता है, इंटीग्रेट होने के बाद भी डिनोमिनेटर में रहता है, तभी उसको इन्फिनिटी लगाने के बाद वो जीरो बन जाता है और उससे एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अगर वो न्यूमरेटर में होगा तो फिर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकेगी, वैल्यू इन्फिनिटी के उसके आंसर के तौर पे भी इन्फिनिटी ही आंसर के तौर पे देगी। तो ये याद रखें, मुझे बात बताएंगे, बात समझ में आ रही। अगर कभी वेरिएबल न्यूमरेटर में होगा और लिमिट्स में इन्फिनिटी होगा तो आंसर भी अल्टीमेटली इन्फिनिटी आएगा, चाहे इन्फिनिटी -5 हो या इन्फिनिटी -10 हो या इन्फिनिटी -100 हो, उसका आंसर इन्फिनिटी होगा। जनाब ये बात क्लियर हो गई। A2 की क्लास मेरी थी, मैंने क्लास काफी एक्सटेंड कर दी क्योंकि मुझे एक चीज मुकम्मल करनी थी, बहरहाल अच्छा खासा लेट हो गया, तो जल्दी से मुझे बता दें, इज इट क्लियर। अच्छा जितना मैंने पढ़ाया है डिफरेंशिएशन के सवाल आप अपने मुकम्मल करते रहे इंशाल्लाह। इंटीग्रेशन की एक्सप्लेनेशन जितनी मैंने दी है उसको पूरा रिव्यू करके आइएगा इंशाल्लाह। इसको मजीद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वाइंड अप करते। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।